सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से फार्मूला रिवीजन करने के लिए, और इससे ज़्यादा फार्मूला जो है इस चैप्टर में है ही नहीं। बिल्कुल जेई के लिए भी सफिशियंट है, नीट के लिए भी सफिशियंट है, 12th के लिए तो मोर देन सफिशियंट है एकदम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये रिवीजन। ठीक है, 10 से 15 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे। चलो, सबसे पहले होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी के अंदर की, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो क्या बोलते हैं, फील कर पाता है। इस चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ठीक है, चार्ज हो गया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो चार्ज है वो कितना, मतलब कि सबसे नीचे फॉर्म कौन सा हो सकता है, मतलब अनब्रेकेबल फॉर्म कौन सा हो सकता है चार्ज का? हो सकता है ई। मतलब ई को मैं हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता हूं। यही मेरे को क्या बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है। मतलब चार्ज का जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है? ई। अब ये एन क्यों लगाया हूं सामने? क्योंकि एन का वैल्यू जो है पॉसिबल है 1 2 3 4। अब हाफ पॉसिबल है क्या? नहीं। ई को मैं आधा आधा नहीं तोड़ सकता, ई अनब्रेकेबल है, इनडिविजिबल है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलता हूँ। फिर आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, एक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो कौन बताया? कूलम्स बताया। तो कूलम्स ने क्या बताया? फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये 1/4πε0 है, इसको बोलते हैं K, और इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ हाँ ठीक है, इतना पता है। अब मान लेते हैं ये जो Q1 है वो R1 डिस्टेंस है इस O से, इस वाले O से। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे आ जाएगा ये? K Q1 Q2 R1 माइनस R2। R2 क्या है? इसका, ये जो चार्ज Q2 है उसका जो है यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा वेक्टर है वो है। ठीक है, तो R1 माइनस R2, देखो F12 है तो R1 माइनस R2 होगा, F21 रहता तो R2 माइनस R1 रहता। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना जो है इसका जो है इतना देख लो। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अगर मान लेते हैं मैं चार्ज लिया कोई Q1 और उसके अराउंड सराउंड बहुत सारे चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4, तो सब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो जो वेक्टर है सारे फोर्सेस का F12 F13 F14, इन सब का जो सम होगा वो क्या है? मेरा नेट फोर्स होगा Q1 के ऊपर। ये मेरा कौन बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अगर मान लेते हैं मैं दो चार्जेस रखा, सबसे पहले वो दोनों चार्जेस है अपोजिट साइन के, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब Q1 क्योंकि स्मॉलर है तो इसको नेगेटिव रख दिया मैं। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और इससे x डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q है, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब एक फोर्स इस Q1 के कारण से इधर लग गया और Q2 के कारण से एक फोर्स इधर लग गया। ठीक है, तो क्या हो गया? ये x डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पे खड़ा है। ठीक, तो ये जो x डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 इंटू L। L क्या है? Q1 से Q2 का लेंथ है। ठीक है, अगर Q1 Q2 जो है दोनों का साइन सेम है तो दोनों जो है इस चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगाएंगे तो x की वैल्यू बेसिकली अंदर की तरफ आएगी। तो उस समय x की वैल्यू क्या होगी जब दोनों का साइन सेम होगा? तो √Q1 अपॉन √Q2 प्लस Q1 इंटू L। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? यहाँ पे ये जो है 1/4πε0 देखते हो ना, इस ε0 जो है ये परमिटिविटी इन एयर है। अगर मैं किसी उन चार्जेस को किसी मीडियम में लेके चले जाऊँ, ठीक है, अब बोलूँ कि इनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो उस कंडीशन में मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फोर्स है एयर में वो तो इतना होता है, कूलम्स बताया है। ठीक है, लेकिन उस क्या बोलते हैं मीडियम में निकालना है वो फोर्स, तो अपॉन मेरे को उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी करना पड़ता है। तो मतलब किसी भी मीडियम में चार्ज को ले जाके उसका फोर्स निकालने के लिए मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी की जरूरत पड़ती है। अब परमिटिविटी इन एयर का जो वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर एक कोई चार्ज है उसके अराउंड सराउंड एक एरिया रहता है जिसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आ जाता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगना चालू हो जाता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है? Q ये चीज़ है, R क्या है? डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे मैं चार्ज रखा हूँ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को लिखते हैं KQ R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का क्यूब। अभी K क्या है? यही 1/4πε0 फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं
और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस समय, तो ये क्या हो जाएगा, उन सारे वेक्टर्स का सम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एक्स नीचे है, तो पहला ग्राफ ऐसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है माइनस ई और माइनस एक्स इधर है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है प्लस क्यू का ग्राफ, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है माइनस क्यू का ग्राफ। इतना याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे और बताता हूँ, ठीक है। तो चलो बॉस, अब देखते हैं अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे का। ठीक, तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो अगर कोई रॉड है और उसको मैं चार्ज कर दिया, तो वहां पे मेरे पास क्या आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आता है, दैट इज क्यू बाय एल होता है। अब इस यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा एट अ डिस्टेंस ए, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू बाय ए इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, इस रॉड का लेंथ है। अगर वहीं पे मेरे पास एक सरफेस है, मतलब एक एरिया है जिसका मतलब एरिया ए है और उस पर चार्ज क्यू है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी जो है वो क्यू बाई ए हो जाता है। और अगर मेरे पास कोई वॉल्यूम वाला चीज़ है, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम वी है और उस पर चार्ज क्यू है, तो वहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी आ जाता है। ठीक है, अगर चार्ज Q है और मेरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर, उस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई लगने वाला है। अगर Q1 और Q2 चार्ज है और उन दोनों को अपन मिलाए एक साथ और फिर अलग अलग कर दिए, तो Q1 और Q2 पे जो चार्ज आएगा Q, वो कितना हो जाएगा, चार्ज दोनों पे Q हो जाएगा। तो ये Q चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, चार्जेस की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब अगर मान लेते हैं मेरा रॉड है वो बेंड फॉर्म में है और अल्फा एंगल बना रहा है एक जगह से, अगर यहाँ से मैं लाइन लाया तो, और उस पॉइंट से वो r डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, k क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, r क्या है, ये डिस्टेंस, साइन अल्फा बाय 2, अल्फा क्या है, एंगल है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर मेरे पास कोई जो है लिमिटेड वाला लेंथ का रॉड है, लिमिटेड है मतलब इनफाइनाइट नहीं है, और ये यहाँ से इस पॉइंट से θ1 एंगल बना रहा है, इसका अपर पार्ट यहाँ से θ2 एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितना होगा, k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, और y डायरेक्शन में क्या होगा, k लैम्डा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा जो रॉड है वो इनफाइनाइट है दोनों तरफ से, तो क्या होगा, अगर उसके d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ठीक है, ठीक है। अगर सिर्फ वो एक साइड से इनफाइनाइट है, एक साइड से अपने को निकालना है, मतलब इस साइड के d डिस्टेंस पे मतलब पॉइंट P है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना हो जाएगा, EP इज इक्वल टू √2k लैम्डा बाय d हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अगर मान लेते हैं कोई रिंग है जिसका रेडियस है r, अब उसके x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, तो हो जाएगा KQX अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अगर अब इसमें कंडीशन आता है कि ये जो x है, ये वाला जो x है वो रेडियस ऑफ रिंग से बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है ये पॉइंट P यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, इतना KQ/x², और इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग जो है मैक्सिमम कब होगा, जब x जो है r/√2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2kq/3√3r²। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड का जब रिंग के फॉर्म में रहता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। दूसरा, ये जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है। ठीक है। तीसरा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के इक्वल होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लेते हैं अब मेरे पास ज़्यादा ही फील्ड लाइंस है, बहुत सारी फील्ड लाइंस है, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना क्लोज फील्ड लाइंस रहेगा मैग्नीट्यूड जो है फील्ड का उतना ही ज़्यादा रहेगा। और ये जो पांचवा है मेरा, वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होगा कंडक्टर के अंदर, बाहर नहीं, कंडक्टर की सरफेस पे नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की बात करते हैं।
तो अब जो है अपन डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका इधर -q इधर +q है, दोनों के बीच का लेंथ जो है 2l है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा मेरे दोस्त? डाइपोल मोमेंट होगा q इंटू उनके बीच का डिस्टेंस मतलब 2l, तो 2ql जो है डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अगर एक्सियल पॉइंट पे है, मतलब यहाँ बीच के वो पॉइंट से ये r डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो लगेगा E = 2kp/r²। p क्या है? डाइपोल मोमेंट अपना ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब एक्सियल की जगह अब इक्विटोरियल पॉइंट पे होगा यहाँ पे, तो क्या होगा? मान लेते हैं ये यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाने वाला है? -kp/r³ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि -q ये +q, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगने वाला है इस डाइपोल के कारण से? हो जाएगा kp/r³ इंटू √3 cos² थीटा +1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टॉर्क ऑन डाइपोल, अगर किसी डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर बेसिकली टॉर्क लगेगा P क्रॉस E। P क्या है? डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर इसको डाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को अपन P sin थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये P sin थीटा यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली ये होता है कि कितने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली मेरे सरफेस से पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो A है वो है एरिया वेक्टर जो कि खुद ही परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के। तो अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स जो होगा फाई वो होगा E.A वेक्टर, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ E.dA होगा। अब फ्लक्स निकालने का ये तरीका तो है, इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना तामझाम नहीं करना है तो वहाँ पे क्लोज्ड सिलेंडर्स के लिए अपने पास आता है गॉस लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिलेंडर्स के लिए ही, मतलब क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही काम आता है, सिलेंडर्स नहीं, क्लोज सरफेसेस। तो ये क्या बोलता है? जो फ्लक्स है फाई = q/ε0 होता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई सिलेंडर है ऐसे मतलब मेरे पास कोई लीनियर चार्ज है ऐसे करके लंबा सा, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो वो हो जाएगा E = λ/2πε0r। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं स्फीयर की। तो अगर किसी स्फीयर का चार्ज है Q और मेरे को फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा? क्योंकि स्फीयर एक क्लोज सरफेस है तो उस पर क्या लगेगा? गॉस लॉ, तो q/ε0 हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई हेमिस्फीयर है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, तो क्या होगा? फ्लक्स फाई = q/2ε0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। अब देखो, अगर मैं कोई स्फीयर लेता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं एक स्फीयर लिया, अब मैं उस स्फीयर के बाहर रखा किसी पॉइंट को आउटसाइड, मतलब जो पॉइंट है उसको मैं स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हूँ बीच वाले पॉइंट से, तो स्मॉल r जो है वो रेडियस r से बड़ा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? kq/ छोटा वाला r का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r के। और अगर मैं उस स्फीयर के अंदर ले जाऊं उस पॉइंट चार्ज को, ठीक है, दैट इज अगर अब जो है मेरा छोटा वाला r डिस्टेंस जो है वो बड़े वाले r से छोटा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? kq/r³ हो जाएगा। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। तो कब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? जब अंदर होगा। तो अब ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r का, तो कब तक अंदर होगा? इस रेडियस r तक वो अंदर होगा, तो अंदर था तब क्या है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r, तो ये हो गया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r का ग्राफ यहाँ तक। अब जब इस पॉइंट से, इस रेडियस r से बाहर गया वो, तब क्या हो गया? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का ग्राफ हो गया। इस ग्राफ को याद रखे रहना ध्यान से, ये बहुत काम का ग्राफ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब देखो, सिलेंडर के जो अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो चार्जेस है सिलेंडर में वो बाहर ही है, सिर्फ अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर 0 हो जाता है। अब मैं किसी पॉइंट को बाहर लेके गया r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, और सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? σr/r∈0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया छोटे आर के। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये रेडियस आर है, तो रेडियस आर के बाद ये वाला जो ग्राफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन का हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो शीट रहता है वो सिर्फ एक ही साइड से चार्ज हो पाता है। अब चार्ज्ड प्लेट का देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। शीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और चार्ज प्लेट का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भेदभाव क्यों? ये बेसिकली इसके लिए क्योंकि जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है वो चार्ज प्लेट का है, और चार्ज प्लेट में अगर चार्ज दोगे तो इस साइड भी और उसके पीछे साइड भी दोनों साइड चार्ज जाता है, लेकिन शीट में क्या होता है सिर्फ एक ही साइड चार्ज रहता है, इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका डबल चार्ज प्लेट का। ठीक है, होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब मारते हुए जाना यार।